कभी सोचा है कि हजारों किलोमीटर दूर ईरान और अमेरिका के बीच कोई टेंशन होती है और उसकी कीमत सीधे सीधे भारत को चुकानी पड़ती है? आखिर कैसे? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये टकराव हमारी एक बहुत ही पुरानी, बहुत गहरी कमजोरी को उजागर कर देता है। एक पुरानी कहावत है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। और ये कहावत भारत की आज की हालत पर बिल्कुल फिट बैठती है। हमें बार बार बाहर से झटके लगते हैं और हर बार एक ही वजह से हम आकर अटक जाते हैं। वो है हमारी एनर्जी की जरूरतों के लिए दूसरों पर डिपेंडेंसी। 85%, ये वो एक नंबर है जो पूरी कहानी बयां कर देता है। देखिए, भारत अपनी जरूरत का 85% कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, बाहर से खरीदता है। और बस यही एक आंकड़ा हमें एक बहुत ही रिस्की सिचुएशन में डाल देता है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये होता कैसे है। मान लीजिए किसी जंग की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट समुद्री रास्ता है, वो बंद हो जाता है। अब क्या होगा? कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। कतर जैसे जो बड़े सप्लायर्स हैं, वो नेचुरल गैस का प्रोडक्शन रोक देते हैं और बस यहीं से भारत के लिए सारी मुश्किलें शुरू हो जाती हैं। अब देखिए इसका असर कैसे एक चेन रिएक्शन की तरह फैलता है। सबसे पहले तेल महंगा हो जाता है। इससे हमारा इंपोर्ट बिल यानी आयात का खर्च बढ़ जाता है। अब इस बिल को चुकाने के लिए हमें ज्यादा डॉलर्स खर्च करने पड़ते हैं। नतीजा, रुपया कमजोर होता है और हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो तेजी से खाली होने लगता है। ये एक ऐसा विशेष साइकिल है जिसमें हम फंस जाते हैं। तो ये तो इकोनॉमी की एक बड़ी पिक्चर, लेकिन इसका असर इंडस्ट्रीज पर और हम जैसे आम लोगों पर असल में कैसे पड़ता है? चलिए अब जरा इसे और करीब से देखते हैं। जरा सोचिए, गुजरात का मोरबी क्लस्टर 75,000 करोड़ का एक्सपोर्ट करता है, लेकिन नेचुरल गैस की कमी से ठप पड़ जाता है। कपड़ा मिलें वो अपने पुराने ऑर्डर्स पर फंस जाती हैं क्योंकि रॉ मटेरियल के दाम डबल ट्रिपल हो गए। यहां तक कि खाड़ी देशों में काम कर रहे भारतीयों की नौकरियों पर भी खतरा आ जाता है। इससे साफ पता चलता है कि हमारी इकोनॉमी बाहरी झटकों के सामने कितनी ज्यादा वल्नरेबल है। इसे एक और भी सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए, सड़क किनारे एक सैंडविच वाला है। वो पहले अपना सैंडविच 50 रुपए में बेचता था, लेकिन अब गैस महंगी हो गई, सब्जियों को लाने का, ट्रांसपोर्ट का खर्च बढ़ गया, तो अब मजबूरी में उसे वही सैंडविच 80 रुपए में बेचना पड़ रहा है। बस यही होता है, जब इंडस्ट्रीज की लागत बढ़ती है तो उसका बोझ घूम फिरकर हम सबकी जेब पर ही आता है। देखिए, ये कोई एक दिन में आया संकट नहीं है। सच तो ये है कि ये हमारे सिस्टम की एक बहुत पुरानी नाकामी का नतीजा है। हमने लॉन्ग टर्म एनर्जी प्लानिंग पर, आप कह सकते हैं, कभी सीरियसली ध्यान ही नहीं दिया। और हमारी सबसे बड़ी गलती क्या रही? वो ये कि हमने स्ट्रेटेजिक फ्यूल रिजर्व्स यानी संकट के लिए ईंधन का भंडार बनाने पर कभी फोकस ही नहीं किया। अब इसका नतीजा क्या होता है? जब भी कोई क्राइसिस आता है, हमें स्पॉट मार्केट में मुंह मांगी कीमत पर तेल खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और देखिए, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। 1991 में भी हम एक ऐसे ही बड़े संकट से गुजरे थे। हमें बार बार तेल की कीमतों के झटके लगते रहे हैं, लेकिन हमने हर बार क्या किया? सिर्फ इंपोर्ट को किसी तरह मैनेज करने पर ध्यान दिया। एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कभी की ही नहीं। लेकिन कहते हैं ना, हर संकट अपने साथ एक मौका भी लेकर आता है। तो अब बात करते हैं एक ऐसे सोल्यूशन की जो कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने ही देश में मौजूद है। एक ऐसा सॉल्यूशन जो पावरफुल भी है और आसानी से मिल भी सकता है, और वो है बायोगैस। तो ये बायोगैस आखिर है क्या? सीधी भाषा में ये ऑर्गेनिक वेस्ट से बनने वाला एक रिन्यूएबल फ्यूल है। अब ऑर्गेनिक वेस्ट मतलब जैसे हमारा गीला कचरा, गोबर या खेती के बाद बचा हुआ वेस्ट। और इसके फायदे देखिए, एक नहीं तीन हैं। पहला, हमें खाना पकाने के लिए साफ ईंधन मिलता है। दूसरा, हमारे कचरे का मैनेजमेंट हो जाता है। और तीसरा, किसानों को बेहतरीन ऑर्गेनिक खाद भी मिल जाती है। अब जरा इन आंकड़ों को देखिए, ये वाकई में हैरान करने वाले हैं। भारत में हम साल भर में लगभग 31 मिलियन मीट्रिक टन एलपीजी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? और हमारी बायोगैस बनाने की क्षमता कितनी है पता है? लगभग 62 मिलियन मीट्रिक टन, मतलब हमारी जरूरत से ठीक डबल। इसका सीधा सा मतलब यह है कि एनर्जी में आत्मनिर्भर होना कोई ख्वाब नहीं है, ये एक ऐसी हकीकत है जिसे हम पा सकते हैं। और सुनिए, ये सिर्फ कागजों पर लिखे आंकड़े नहीं हैं। असल में जमीन पर भारत में कई जगहों पर बायोगैस का इस्तेमाल बहुत सक्सेसफुली हो रहा है, और ये एग्जाम्पल्स इसकी असली ताकत को दिखाते हैं। आप देखिए, बेंगलुरु के होटल्स बायोगैस पर चल रहे हैं। हैदराबाद की बोवेनपल्ली सब्जी मंडी अपने कचरे से बिजली और कुकिंग गैस बना रही है।
पुणे में 432 परिवार अपने किचन वेस्ट से बायोगैस बनाकर एलपीजी फ्री हो गए हैं। और तो और पंजाब का एक पूरा गांव है लामड़ा कांगड़ी, जो पिछले 10 साल से एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल ही नहीं कर रहा। ये सब दिखाता है कि बायोगैस हर लेवल पर काम करता है, शहर में, कम्युनिटी में, घरों में और गांवों में। तो सवाल अब ये उठता है कि भाई अगर सल्यूशन हमारे पास है और वो काम भी कर रहा है, तो फिर हम इसे पूरे देश में बड़े पैमाने पर क्यों नहीं अपना रहे? इसके लिए जरूरत है एक साफ सुथरे, एक क्लियर रोड मैप की। इस बारे में जीरोधा के नितिन कामत ने एक बहुत ही प्रैक्टिकल 3 स्टेप रोड मैप सुझाया है। स्टेप 1, डिसेंट्रलाइज सेटअप्स, मतलब पहले घरों और लोकल कम्युनिटी लेवल पर छोटे छोटे प्लांट्स लगाए जाएं ताकि शहरों का कचरा निपटे और लोगों में आदत बने। स्टेप 2, बड़े प्लांट्स लगाकर कॉम्प्रेस्ड बायोगैस यानी सीबीजी बनाई जाए, जो गाड़ियों में डीजल पेट्रोल की जगह ले सके। और स्टेप 3, इस बायोगैस को देश के गैस पाइपलाइन नेटवर्क से जोड़ दिया जाए ताकि ये सीधे घरों तक पहुंच सके। लेकिन यहाँ एक बट है, रास्ता इतना आसान भी नहीं है। सरकार की एक सतत स्कीम है जिसका टारगेट था 2024 तक 5000 सीबीजी प्लांट्स बनाने का, लेकिन बने कितने? सिर्फ 1332। वजह? बैंक से लोन मिलने में दिक्कतें, अप्रूवल्स में देरी। इसने पूरी रफ्तार धीमी कर दी है। तो अब इस सेक्टर को एक नए फोकस और बड़े कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट की सख्त जरूरत है। और आखिर में ये एक सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए। जब इस पूरी समस्या का हल हमारे ही घरों के कचरे में, हमारे ही खेतों में छिपा हुआ है, तो फिर हमने अपनी एनर्जी सिक्योरिटी की चाबी दूसरों के हाथों में क्यों दे रखी है?